जोरहाट से गौरव गोगोई हार गए तो सीधे गुवाहाटी चलते हैं। रुपेश, जोरहाट से गौरव गोगोई का हारना एक बड़ा सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए। गौरव गोगोई पे बड़ा दांव लगाया था, राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं और लोकसभा में तो बढ़ चढ़कर वो रखते भी हैं कांग्रेस पार्टी का। बिल्कुल एक बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, खास करके कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा, कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, उनके पिताजी यहाँ पर 15 सालों तक उनका शासन रहा और उनकी विरासत को संभालने वाला चेहरा खुद ही असम में हार गया। और उसके बाद से बीजेपी का ये जो जश्न है, दरअसल कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी को शुरू से ही, जब से कैंपेनिंग शुरू हुई, काउंटर ही नहीं कर पाई। बीजेपी ने जो मुद्दे यहाँ पे उठाए, चाहे वो हेमंता बिश्वा शर्मा ने, चाहे वो घुसपैठियों का मुद्दा उठाया हो या फिर उनकी जो योजनाएं थी, कांग्रेस अपने में ही उलझी रही। कांग्रेस चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तक अंदर के गद्दारों से ही लड़ती रही और वो बयानों में भी सामने आया। कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने कहा कि हम बीजेपी से भी लड़ रहे थे और अपने गद्दारों से भी लड़ रहे थे। यानी कि अब देखिए, जिस तरह से जोरहाट सीट पर खुद गौरव गोगोई हार गए, हेमंता बिश्वा शर्मा की ये दूसरी जीत, यानी कि दूसरा उनका कार्यकाल होगा, लेकिन ये हैट्रिक लगा है। बीजेपी ने यहाँ पर हैट्रिक लगाया है। अब लोगों से ही पूछते हैं, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा यहाँ पर था गौरव गोगोई, वो खुद हार गए यहाँ पर। हाँ, गौरव गोगोई तो यहाँ पे एक कॉमेडी शो दिखाने के लिए आए थे। वो संसद में अच्छा हिंदी इंग्लिश बोलते थे, लेकिन वो आसामीज ही नहीं बोल सकते। वो आसामिया लोगों का अस्मिताओं के खिलाफ था। आज आसामिया लोगों ने, खिलौंजा लोगों ने, इंडिजिनस लोगों ने दिखा दिया ये आसामिया लोग कांग्रेस के साथ नहीं है। आसामिया लोग, हिंदू लोग बीजेपी का साथ है। हमारा आसाम का जो भूमि जो बांग्लादेशी लोगों ने कब्जा करके रखा है, उसका खिलाफ, कांग्रेस का खिलाफ। आप ये बताइए, गौरव गोगोई का चुनाव हार जाना, गौरव गोगोई खुद चुनाव हार गए, उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो हारना ही था। वो ऐसा है जो आसामीज इंडिजिनस पीपुल है, वो अगेंस्ट काम करते हैं। कभी भी आसामीज लोगों के लिए कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, और सिर्फ बिहार लोगों का वोट ही देखते हैं। इसलिए तो हारना तय है। जो भी हो, उसके सामने जो भी हो, हारना तय था। आप ये बताइए, गौरव गोगोई के चुनाव हार जाने का क्या मतलब लगाती हैं आप? गौरव गोगोई चुनाव हार गए, क्या मतलब है इसका? बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि वो जो बीजेपी का सब क्या है, वो तो विदेही का भरा हुआ है, वो इसीलिए सब लोग सत्ता है, वो उनका माइंड पूरा समझ गया है। वो आदमी से क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसीलिए उनको हटा दिया। इसलिए हमारा बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद। तीन कारण बताइए, जिससे हेमंता बिश्वा शर्मा की जीत का 3 कारण बताइए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और यूथ के लिए बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मतलब उनका मतलब। ये बताइए मैडम, ये जो बातें कही जा रही है, यूथ के लिए बहुत काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। खैर, ये तो लोग बताते ही हैं कि डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप असम को अब जाकर देखें तो पहले और अब की तुलना में बहुत बड़ा फर्क है। ये बात सच है कि सर्बानंद सोनोवाल रहे हो या अब हेमंता बिश्वा शर्मा, ये डेवलपमेंट के हिसाब से बड़े काम किए गए हैं। लेकिन ये बात जो नोटिस की गई, सरल पटेल जी अगर वहां हो तो इसका जरूर मैं जवाब लेना चाहूंगा कि बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, बहुत अंग्रेजी बोल लेते हैं, बहुत अच्छी, लेकिन असमीज नहीं बोल पाते हैं। क्या वही कैसे रिलेट करती है वहां की जनता? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी खुद से रिलेट करवा पाई, माछ भात, झालमुड़ी, बोटिंग, फुटबॉल, ये सब कारण बने, लेकिन क्या गौरव गोगोई उस तरीके से वहां के लोगों के साथ नहीं घुल मिल पाए? जो वही कह रहे थे ना, एक वहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता कि वो हिंदी इंग्लिश बोल लेते हैं लेकिन असमिया नहीं बोल पाते। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी कैसे बढ़ी? 2011 में एक भी सीट नहीं थी, लेकिन वोट 4% मिला। 2016 में 3 सीटें मिली और वोट परसेंटेज भी बढ़ा, यहाँ पर वो करीब 10% के आसपास जाता है। और फिर 2021 में ये सीटें बढ़कर 77 होती हैं और वोट परसेंटेज 38 होता है। इस बार तो सीटें 200 के आसपास जा रही हैं और परसेंटेज भी काफी 50 के आसपास जा रहा है, लेकिन कितने पे आके टिकेगा ये देखना होगा। लोकसभा में 2011 में, लोकसभा अब आ रहा है, अब ये आप 2009 देख रहे हैं, 1 सीट 6% वोट, 14 में 2 सीट 17% वोट, 19 में 18 सीटें 40% वोट और 2024 में 12 सीटें और 38% वोट। तो 2000 जो लास्ट के जो 2 साल थे, यहां पर 40 से 38 हुआ, सीटें कम हुई, लेकिन वोट परसेंटेज बहुत कम नहीं हुआ। एक छोटा सा सवाल मैं दादा से लेना चाहता हूं। दादा, क्या पश्चिम बंगाल के लोगों ने यह भी सोचा होगा कि बगल में ओडिशा देख लो, बगल में बिहार देख लो, डबल इंजन की सरकार में फायदा होता है?
केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं और केंद्र सरकार लगातार, बीजेपी लगातार ममता दीदी पर यह आरोप लगा रही थी कि वो केंद्र की योजनाओं को अपने यहाँ लागू नहीं होने दे रही है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो या दूसरी योजना। तो क्या डबल इंजन की सरकार में ज्यादा फायदा होगा, ये भी एक कारण हो सकता है? ममता बनर्जी का तर्क दूसरा था कि आयुष्मान योजना सबके लिए नहीं है, हमारा स्वास्थ्य साथी जो है वो सबके लिए है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो लोग बाहर आते हैं काम करने के लिए, उसके लिए आयुष्मान का जरूरत होता है। बाहर जो प्रवासी श्रमिक काम करे उसका तो स्वास्थ्य साथी कार्ड चला गया, नहीं हुआ, तो इसलिए आयुष्मान को इस तरह का व्यवहार करने के लिए वो लोगों के लिए फायदा होगा, गरीब लोगों के लिए जो बाहर में जाते हैं उनके लिए चिकित्सा का सुविधा होगा। उसमें आयुष्मान ये मुझे लग रहा है कि अभी काम किया है कुछ, अभी लगता है कि चुनाव के बाद ही एनालिसिस के टाइम लग रहा है कि क्या क्या कारण हो सकता है। तो आपको इस हिसाब से सबसे बड़ा कारण यही दिखाई देता है कि बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद एक खास तरह का पोलराइजेशन समाज में हुआ, बंगाल के जो इससे पहले नहीं हुआ था और उसकी वजह से ये हुआ? नहीं, वो सबसे बड़ा कारण है ध्रुवीकरण के लिए। कारण बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा था, जिसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी किया राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर पे, वहाँ पे बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने उन्होंने विक्षोभ किया, प्रदर्शन किया, मेमोरेंडम दिया, उसके ऊपर लगातार बांग्लादेश सरकार उसको नकार रहे थे, नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, झूठ कहा जा रहा है। लेकिन झूठ तो नहीं है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, 3100 हमला हुआ है, हमारा पार्लियामेंट का जवाब है। तो इसलिए ये इशू वहाँ का बंगाली के लिए, हिंदू बंगाली के लिए सोचा है कि हमारा भाई जो दूसरी तरफ है वो बड़ा मुसीबत है। एक बात और समझना चाहते हैं पुष्पेश सर, आप बताइए, क्या ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं जो खास तौर से 20-25% वोट पर ज्यादा रिलाय करती हैं, ये 20-25% वोट को स्कैटर करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है, या इनमें से कुछ वोट तो यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है? नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सफलता वो अपने पक्ष में वोट को कंसोलिडेट करने में ज़्यादा है। वोट को स्कैटर करने का काम तो विपक्षी पार्टियों ने स्वयं कर डाला। नहीं, जो कहा जाता था कि मुसलमान हमेशा स्ट्रैटेजिक वोटिंग करता है, ये देख के कि कौन जीत रहा है, तो जब मल्टीपल उसके पास ऑप्शंस होते हैं जो असल में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जहां उसको दिखाई देता है, तो कब ये स्कैटर होने लगा है या अब भी स्ट्रैटेजिक वोटिंग हो रही है? नहीं, मुझे लगता है ये भी एक मिथ है कि मुसलमान स्ट्रेटेजिक वोटिंग करता है या मुसलमान वोट बैंक है। ये सीधी बात है, रोजी रोटी अपने पेट की, अपनी सुरक्षा की, अपने घर दरवाजे की, अपनी महिलाओं की। यदि आदमी उसके बारे में आतंकित आशंकित है तो वो वोट निश्चित रूप से जो उसको अपना वोट बैंक समझे उसको नहीं देगा। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता लगातार आप तक जश्न की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और ये जश्न दोनों ही जगह आपको बड़े जोर शोर धूमधाम से मनाया जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो असम हो या फिर वेस्ट बंगाल हो। और एक बार फिर से कुमार कुंदन के पास चल सकते हैं, इसमें आवाज सुन पाना स्टूडियो से जो आ रही है बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब इतना सारा शोर चल रहा हो। लेकिन कुमार, अगर आपको सुनाई दे रही हो मेरी आवाज, अभी तक आपने क्रक्स क्या निकाला वहां मौजूद लोगों से बातचीत करके? किस एक फैक्टर को एट्रीब्यूट कर रहे हैं आज की जीत? देखिए, 2-3 फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला फैक्टर अगर हम बात करें महिलाओं की, तो वुमन फैक्टर सबसे ज़बरदस्त रहा। पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया और महिलाओं ने महिला अस्मिता के नाम पे वोट किया। सबसे बड़ी बात ये थी क्योंकि ममता बनर्जी ऑलरेडी उनके अकाउंट में रूपश्री योजना, कन्याधन योजना और कन्याश्री योजना, इसके माध्यम से पैसा दे रही थी, लेकिन उस सब के इतर यहाँ की सारी महिलाओं ने वोट किया है। इसके साथ साथ जो सुरक्षा है, महिला सुरक्षा भी एक योजना थी, मतलब एक फैक्टर था जिसमें ममता बनर्जी का ये कहना कि 7 बजे के बाद घर से ना निकले, तो महिलाओं ने एक तरह से वोट किया और एक ऐसा वोट किया जिससे जो है वो सरकार बदल गई है। हम उनसे ही बात कराते हैं। 1 मिनट मैम, कितनी ज़्यादा मतलब क्या लगता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आप लोग जीत के आए हैं? Specifically for women, it is going to be a new rise in Bengal as BJP has risen. Safety for women, opportunities for people, for youngsters are going to grow, and we hope that as BJP has the support people have shown to BJP will support us and BJP's people as of now. महिलाओं ने ज़्यादा बढ़ चढ़कर वोट किया पुरुषों की तुलना में। महिलाओं के एकमात्र हमारे बंगाल में जिस तरह से महिलाओं की दुर्व्यवस्था है, महिलाओं की अनसेफ्टी है, सेफ्टी के लिए हमारे लिए कोई प्रचार नहीं है। उसी प्रकार से देखा जाए तो बीजेपी के आने से हम लोग बहुत सेफ और सिक्योर फील करते हैं और इसलिए हम लोग अब नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं, हमारे बीजेपी का पार्टी का स्वागत करते हैं बंगाल में। मैम, कितना बदल जाएगा बंगाल अब से आप लोगों के लिए? पूरा ही बदल जाएगा, दुर्नीति चले जाएंगे। हमारा वो जो बाकी जो राज्य में जो जहाँ पर बीजेपी है
जो जो फैसिलिटीज़ मिल रहा है यहाँ पर जो मिलता नहीं था, जो चोर के घर में जाता था, अभी सब कुछ ठीक ठाक मिलेगा। और मोदी जी आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सोनार बांग्ला भी होगा और कमल अब खिल तो गया, तो अब देखेंगे क्या क्या होता है। मैम, कितना बड़ा फैक्टर रहा, महिलाएं कितनी बड़ी फैक्टर रही चुनाव में इस बार? बहुत बड़ी फैक्टर रही है और अब जो बदलाव आएगा वो पूरा बंगाल देखेगा। एक्चुअली जो काम होना चाहिए वो अब दिखेगा, बीजेपी के राज में दिखेगा। मैम, कितना कुछ बदल जाएगा महिलाओं के लिए अब से पश्चिम बंगाल? माँ दुर्गा's land, माँ दुर्गा विल रूल। माँ दुर्गा's land, माँ दुर्गा विल रूल। महिलाएं एक बहुत बड़ा फैक्टर रही हैं। ये जब कुमार कुंदन कह रहे हैं तो आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि 93% से ज्यादा, 93.7, मतलब करीब करीब 94% वोटिंग अगर ये हुई है तो आप इसका अंदाजा लगाइए। इसमें भी महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज्यादा है। अगर आप इसको फर्दर सेग्रीगेट करके देखते हैं, महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला है। अयोध्या से आ रही तस्वीरें भी आपको यहां दिखाई दे रही हैं। अयोध्या में बंगाल में जीत की खुशियां, आसाम में जीत की खुशियां मनाई जा रही हैं। अयोध्या की तस्वीरें मैं भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप असम और पश्चिम बंगाल की तस्वीरें एक बार फिर से वहां जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है एक बार फिर से देखिए। 2021 में असम की बात करिए, 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की 29 थी। 33.21% शेयर, वोट शेयर बीजेपी का था और कांग्रेस का 29.67% था। और इस बार आप देख रहे हैं 60 से बढ़कर 101 पर जाती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 29 सीटों से 23 पर आती दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा जोल्ट जोरहाट से गौरव गोगोई के हारने का भी है। बिल्कुल। और वहां से अगर बीजेपी यहां जा रही है तो देखना होगा कि कैसे यहां पर अब वो इसको आगे कैसे अपने गठबंधन के सहयोगियों को कैसे लाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे थे दिनेश, अपने दम पे ही बीजेपी शायद बहुमत हासिल कर लेगी। और अब देखिए जरा पश्चिम बंगाल में सीएम के लंबे कार्यकाल वाली क्रोनोलॉजी। 30 साल तक कांग्रेस थी, 34 साल तक वामपंथ था वहां पर रूलिंग, फिर उसके बाद ममता बनर्जी 15 साल रही, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का अध्याय वहां शुरू हो रहा है। और इस हिसाब से आप ये भी देखिए 1957 के बाद ये पहली बार है जब लेफ्ट कहीं पर भी नहीं जीत रहा है। 57 के बाद ये पहली बार लेफ्ट का एकदम सुपड़ा साफ। किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं, किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार कहीं पर भी लेफ्ट की सरकार नहीं है। 57 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, कहीं पर भी लेफ्ट की सरकार नहीं है। और ये देखिए यहां पर ये कब कब कहां कहां किस किस चेहरे के साथ कौन कितने दिनों तक रूलिंग रहा, वो ये हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये लेकिन ममता की राजनीति का ग्राफ कैसे बढ़ता रहा, ये अगर आप देखें तो 1970 ममता बनर्जी ने छात्र जीवन में राजनीति शुरू की। उसके बाद 84 लोकसभा चुनाव में जादवपुर में सोमनाथ चटर्जी को हराकर चर्चा में आती हैं। 91 पहली बार केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का पद उनको मिलता है। 98 कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद पर पार्टी छोड़ी, तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। 99 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री का पद मिला उनको, एनडीए में थी। 2007-8 सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन किया और वहां से जो उनका उभार हुआ, वहां से मनमोहन सरकार में रेल मंत्री का पद मिलता है। और 2011 में लेफ्ट की 34 सालों की सत्ता खत्म करती हैं, सत्ता में आती हैं। 2016 में और ज्यादा सीटों को लेकर सत्ता में आती है। 21 में और 215 सीटें हो जाती है उनकी। नंदीग्राम से हार जाती है शुभेंदु अधिकारी से, लेकिन सरकार उनकी बन जाती है वहां पर और फिर वो उपचुनाव में भी जीत जाती है। सरल पटेल हमारे साथ हैं। सरल, हमने देखा है ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर रही हैं, स्ट्रीट पर आती हैं, सड़क पर आती हैं, अपने समर्थकों के साथ लड़ती हैं, बिल्कुल सामने वाले को पूरा एकदम हेड ऑन लेती हैं। कांग्रेस पार्टी का ये जो एक बड़ा गढ़ था, क्यों कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई लीडर वहां पर नहीं दिया, या उनके लीडर ऐसा कोई एग्रेसिव मोड में क्यों नहीं दिखते हैं, या स्ट्रीट फाइटर का रोल कांग्रेस पार्टी के लीडर क्यों नहीं निभा पाते? बंगाल में एक वैक्यूम क्यों क्रिएट कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने? और अधीर रंजन भी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट में। हाँ दिनेश जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं क्योंकि मैं पेशेंटली काफी टाइम से सुन रहा था। उससे पहले मैं जवाब देना चाहूंगा कि जो पुष्पेश पंत सर जो कह रहे थे कि विपक्ष की यूनिटी के लिए दो रोड़े थे, एक राहुल गांधी जी थे, एक ममता बनर्जी जी थे, तो ये आई थिंक काफ़ी फैशनेबल हो गया है। क्योंकि बार बार जब इंडिया अलायंस की भी बात होती थी तब मैं पुष्पेश पंत सर को ही सुनता था, वो कहते थे कांग्रेस पार्टी को डीएमके से देखना चाहिए कि कैसे वो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स करती है, आरजेडी से सीखना चाहिए कि कैसे वो लोकल अपने कार्यकर्ताओं को संभालती है, कांग्रेस पार्टी को टीएमसी से सीखना चाहिए। तो आई थिंक द ग्रेटर लर्निंग इज कि अगर देश में कोई भी चैलेंज कर पाएगा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को
फ्रंट से, तो वो सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है, और जो हर छोटी मोटी रीजनल पार्टीज है उनको अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी के अम्ब्रेला के अंडर आना पड़ेगा। उनका सरल सर, मान लीजिए ये एक लर्निंग है भी, मान लीजिए है, ये आप ठीक कह रहे हैं सरल सर, है ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आज क्या आपने सारे लोगों को, दोस्तों को बुलाकर आप ये कहेंगे देखो हमने कहा था ना, हम ही टेक ऑन कर, बस यही आज का हासिल है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये होना चाहिए कि जब अपनी हार हो तब कांग्रेस पार्टी पे ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि ये फैशनेबल हो गया है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को डिस करना, जबकि हमारा जो रोल है बंगाल इलेक्शन में वो इनकॉन्सिक्वेंशियल था, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लेफ्ट के साथ लड़े थे और इस बार हम 294 सीट्स पर अकेले लड़ रहे थे। तो ममता बनर्जी जी की हार में हमारा कोई रोल नहीं है। ममता बनर्जी जी की एरोगेंस और उनका मिस गवर्नेंस है जो उनको इस कगार पर आज ले आया है। जब वो पहला चुनाव, तो आज का दिन इस हिसाब से भी ऐतिहासिक है कि भारतीय जनता पार्टी तो आलोचना करती ही रही है टीएमसी की और ममता बनर्जी की, लेकिन आज का दिन इस हिसाब से ऐतिहासिक है कि अलाय के उनके अपने साथी और कांग्रेस भी ये कह रहा है कि उनका अपना गवर्नेंस और उनकी अपनी ईगो ले डूबी। कौन तर गया, कौन डूब गया, जाहिर है अब इसमें बहुत ज्यादा सस्पेंस बाकी नहीं है। बिल्कुल दिनेश, ये बिल्कुल उसी लाइन पर जिस लाइन पर राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया था और फिर बीजेपी ने उसको ट्वीट किया था, बंगाल बीजेपी ने, और कहा था कि हाँ राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन चलिए अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी बहुत सारी बातें कही जाएंगी, लेकिन नतीजे ऑलमोस्ट अब बिल्कुल स्थिर होते हुए दिख रहे हैं सामने आपके।